everyone, welcome to Creatrix my dear students. We are back with a bang with लक्ष्य बैच 2.0 और आप देखने जा रहे हो नेटवर्क का एक बेहतरीन लेक्चर. But before we start, it is very important that I introduce myself for the students that are meeting me for the first time. Dear students, my name is Ankit Goyal. I got All India Rank 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained over 2 lakh students and currently I am working as a director at an academy for the GATE department. अब मेरे सभी बच्चे मेरे बारे में ये सारी बातें जानते हैं, लेकिन मैं कहता हूं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा कि आप लोग के लिए अन अकेडमी जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकता है फ्री इनिशिएटिव लेके आता है और ये मेक श्योर करता है कि हमारे बच्चे हर कंपटीशन में सबसे आगे रहें. इसी डायरेक्शन में है ये लक्ष्य बैच 2.0 जो कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा, आपको आपका टारगेट हिट करने में मदद करेगा. दैट इज गेट 2023. और देखो इसी तरह के फ्री सेशंस आपके लिए और भी अवेलेबल हैं. आपको बस इस लिंक पे जाना है और यहां पे ना ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है. अगर आप इस लिंक पे जाओगे ना, आपको ना यहां पे कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन में नेटवर्क का क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा. गेट पीवाईक्यू बाय एआईआर 1 में आपको नेटवर्क के पीवाईक्यूज मिलेंगे इलेक्ट्रिकल और ईसीई के. तो अगर आप इस सीरीज के साथ ये दोनों सीरीज भी फॉलो करते हो तो आपसे नेटवर्क का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा. दैट इज अ गारंटी. तो पहले एक बार रिकैप कर लें भाई, क्विक रिकैप कर लें. बेटा सारी बैचेस शुरू नहीं हुई हैं, बैचेस रेगुलरली आती रहती हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो. कल से पीएसयू बैचेस आ रहे हैं. एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं चीजों को लेके, है ना, क्या क्या हमने कवर किया. देखो कल सबसे पहले मैंने आपको बताया वाई साइनोसॉइड. इसका आंसर मैंने दिया था आइगन फंक्शन, आपको समझाया था. देन फ्रीक्वेंसी डोमेन का मैंने आपको मीनिंग समझाया था. ठीक है. फिर हमने देखा था लैप्लास एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म. ठीक है. मैंने आपको बताया था ना एसी एनालिसिस में फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं क्योंकि लैप्लास नहीं चलता है. इसके अलावा मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ इंपीडेंस, जिसके अंदर हमने ये देखा था जेड आर इज आर, जेड एल इज जे ओमेगा एल एंड जेड सी इज 1 बाय जे ओमेगा सी. और इसके अलावा मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था रिएक्टेंस का, जो मैंने बोला था सिर्फ एल और सी के लिए डिफाइंड है. तो एक्सएल था ओमेगा एल, मैंने बताया था ना ये रियल नंबर होते हैं, और एक्सी होता है 1 बाय ओमेगा सी. ये सारी चीजें मैंने बताई थी. और मैंने आपको ये भी बताया था इंपीडेंस का रियल पार्ट रेजिस्टेंस कहलाता है और इमेजिनरी पार्ट रिएक्टेंस कहलाता है. तो बेटा यहां पे जो इंपीडेंस होती है इट इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी विच हैज अ रियल एज वेल एज अ इमेजिनरी पार्ट. तो आज आगे कंटिन्यू करेंगे यार. ठीक है. आज का लेक्चर भी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. तो सबसे पहले आज मैं बात करूंगा आप लोगों से एडमिटेंस की. किसके बारे में बात करूंगा? एडमिटेंस के बारे में. अब देखो जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट. ऐसे ही कंडक्टेंस क्या होता है? अलाउंस टू द फ्लो ऑफ करंट. सेम वे में इंपीडेंस क्या है? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ एसी करंट. सेम वे में एडमिटेंस क्या है? अलाउंस टू द फ्लो ऑफ एसी करंट. जैसे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है G इक्वल टू 1 बाय R, ऐसे ही Y इक्वल टू 1 बाय Z इज कॉल्ड एज एडमिटेंस. तो एक पॉइंट यही लिखना, जस्ट लाइक कंडक्टेंस represents the allowance to the flow of current, just like conductance represents the allowance to the flow of current. Similarly admittance represents the allowance to the flow of AC current. Similarly, admittance represents the allowance to the flow of AC current.
नेक्स्ट पॉइंट, जस्ट लाइक कंडक्टेंस इज अ रेसिप्रोकल, just like conductance is the reciprocal of resistance, just like conductance is the reciprocal of resistance, admittance is the reciprocal of impedance, admittance is the reciprocal of impedance। बात समझ में आई? समझ में आई ना बात? जो चीजें मैंने बोली वो मैंने आपको लिखवा भी दी हैं। तो एडमिटेंस लिखी जाती है y विच इज 1/z और इसकी यूनिट होती है मो और सीमेंस। ठीक है, ये होती है। अब यहां पे रेजिस्टेंस की एडमिटेंस होती है 1/r मो, इंडक्टर की होती है 1/j⍵L, कैपेसिटेंस की होती है j⍵c। ठीक है, j⍵c। बात क्लियर हो गई? तो यहां पे आपको एडमिटेंस डिफाइन हो गई, दैट इज R, L एंड C, R, L एंड C, 1/R, 1/j⍵L एंड j⍵c। ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई भाई? सभी लोगों को जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे एक बार कि सब लोगों को इतना क्लियर है ना एडमिटेंस क्या होता है। अब ऐसे ही देखो, मैंने कल क्या बताया था कि रेजिस्टेंस के लिए तो रेजिस्टेंस डिफाइंड है। देखो ऐसा सोचो, इंपीडेंस तो R, L और C सबके लिए है, लेकिन रेजिस्टेंस के पास एक एडिशनल टर्म है रेजिस्टेंस। तो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के लिए क्या डिफाइन किया बराबरी पे लाने के लिए? रिएक्टेंस। ऐसे ही एडमिटेंस तो तीनों के लिए डिफाइंड है, लेकिन रेजिस्टेंस के पास एक एक्स्ट्रा टर्म है कंडक्टेंस। अब भैया कहीं ना कहीं तो बराबरी पे लाना पड़ेगा, किसे? L और C को। इसीलिए दूसरी टर्म डिफाइन करते हैं ससेप्टेंस। ससेप्टेंस, ठीक है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है B। तो इसमें लिखो जरा, इसमें लिखना जस्ट लाइक conductance is defined for resistance, just like conductance is defined for resistance, susceptance is defined for inductance and capacitance, inductance and capacitance। तो जैसे देखो आप ये कहते हो ना कि कंडक्टेंस G, कंडक्टेंस जो होता है ना G, वो क्या होता है? 1/R होता है। ठीक है, ऐसे ही ससेप्टेंस जो होता है B, दैट इज 1/X। तो यहां पे अगर इंडक्टर के लिए B लिखा जाए तो 1/ω_L, ठीक है, कैपेसिटर के लिए लिखा जाए तो ω_C। अगेन बात समझने वाली यहां पे ये है कि ससेप्टेंस एंड कंडक्टेंस आर रियल numbers whereas admittance is a complex number। ठीक है, एडमिटेंस इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी कह दो। ठीक है, तो एडमिटेंस जो लिखी जाती है ना मेरे भाई, वो कैसे लिखी जाती है? y इज इक्वल टू G प्लस JB, यानी ये जो G है दैट इज रियल पार्ट ऑफ एडमिटेंस और जो B है दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ एडमिटेंस। ठीक है, तो जैसे इंपिडेंस के रियल पार्ट को रेजिस्टेंस कहा, इमेजिनरी पार्ट को रिएक्टेंस, ऐसे ही एडमिटेंस के रियल पार्ट को कहा कंडक्टेंस और इमेजिनरी पार्ट को क्या कहा? ससेप्टेंस। तो आप ये भी कह सकते हो ना, रिएक्टेंस एक तरह से क्या है? रिएक्टेंस इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ AC करंट इन इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। रिएक्टेंस सिर्फ L और C के लिए डिफाइंड है, ऐसे ससेप्टेंस इज द अलाउंस टू द फ्लो ऑफ AC करंट इन इंडक्टेंस
एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, जैसे कंडक्टेंस ये बताता है कि एक रेजिस्टेंस से कितना करंट जा सकता है, ऐसे ही ससेप्टेंस ये बताएगा एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर एसी करंट को कितना इजीली अलाउ करते हैं पास करने के लिए। तो ये वाला एक पॉइंट लिख लो भले ही। ससेप्टेंस रिप्रेजेंट्स allowance to the flow of AC current. Susceptance represents allowance to the flow of AC current by inductor and capacitor. By inductor and capacitor. समझ में आया ना? इसकी भी यूनिट सीमेंस ही होगी, मो कह दो या सीमेंस। अब देखो यार, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया ना आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी होना चाहिए। अब आपकी लाइफ में आ चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो लाइफ होने वाली है कॉम्प्लेक्स, तो कुछ बेसिक बेसिक चीजें बता ही देते हैं, है ना? क्या शर्माना, मुझे भी पता है तुम लोग भूल चुके हो, ठीक है, और तुम्हें भी पता है कि तुम लोग भूल चुके हो, दोनों ही लोग जानते हैं, ठीक है। चल, अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं आप लोग ये तो याद ही होगा, x प्लस आयोटा वाई। यहां ना आयोटा को j से रिप्लेस लिखा जाता है, क्यों? क्योंकि I रिप्रेजेंट्स करंट इन अ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो यहां पे मेरे भाई कुछ बेसिक प्रिंसिपल होते हैं। एक तो क्या होता है, z को लिख सकते हैं मॉड z एंगल थीटा या मॉड z e टू द पावर j थीटा। इसे हम क्या कहते हैं? पोलर फॉर्म। क्या कहते हैं? पोलर फॉर्म। ठीक है, ये दोनों रिप्रेजेंटेशन एक ही हैं, एंगल थीटा कहना या e की पावर j थीटा कहना बात बराबर है। तो यहां पे मॉड z क्या होता है भाई आपका? मॉड z होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में, और थीटा कहलाता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अब सर ये आर्ग्यूमेंट क्या चीज है? आर्ग्यूमेंट वो नहीं है जो आप लोग करते रहते हो इधर उधर। आर्ग्यूमेंट का मतलब एंगल होता है। देखो, हम लोग ना एक 2 डायमेंशनल प्लेन बनाते हैं, जिसे आप कह सकते हो z प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है, और क्या कह सकते हो? आर्गन प्लेन। ये एक प्लेन है 2 डायमेंशन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए डिफाइंड है। इसकी रियल एक्सिस होती है x, इमेजिनरी एक्सिस होती है y। ठीक है, x एक्सिस माने x, y एक्सिस माने y, तो रियल और इमेजिनरी। अब देखो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ना यहां पे लाई करे x, y, आप इसी को लिखते हो x प्लस आयोटा y। ठीक है, कुछ फर्क नहीं है, x प्लस आयोटा y इज नथिंग बट x, y। समझ रहे हो? तो यहां पे एंगल कैसे डिफाइंड होता है ना इसका, थीटा। देखो जरा, ये होता है थीटा। एक सिंपल सी बात है, ये है y, ये है x, तो थीटा क्या हो गया? tan इनवर्स y बाय x। इजी है ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इजी है। अब आप ये कैसे पहचानोगे कि सर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है? पहचान का एक ही तरीका है कि इसका रियल पार्ट भी पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव। अगर रियल और इमेजिनरी देखो दोनों पार्ट पॉजिटिव हो जाते हैं, तभी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, और उसका एंगल डायरेक्टली आप निकाल सकते हो tan इनवर्स y बाय x से। अब देखो, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर रियल पार्ट नेगेटिव होता है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब देखो, मान लो आपने यहां पे कोई नंबर ले लिया x, y, फिर से, तो इसका जो एंगल लिया जाएगा ना मेरे भाई, इसका एंगल यहां से लिया जाएगा। ये मत सोचना ये थीटा x है, ये चीज जान लेना, ये लेंथ x है। तो इसका जो एंगल लिया जाता है वो यहां से लिया जाता है, और इसको बोल दो थीटा 2। थीटा 2 जो होता है ना, वो ऐसे होता है 180 माइनस थीटा।
अब ये जो लेंथ है इसको आप बोल दो मॉड वाई और मॉड एक्स। मैं मॉड वाई और मॉड एक्स क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि ये लेंथ है। देखो एक्स और वाई नंबर्स हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। कोऑर्डिनेट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो मैं यहां पे लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसीलिए किससे दिखा रहा हूं? मॉड एक्स और मॉड वाई। तो यहां पे आपका जो थीटा 2 आता है ना बेटा, वो 180 माइनस थीटा आता है, और थीटा आप लिख सकते हो tan इनवर्स मॉड y बाय एक्स। tan इनवर्स मॉड y बाय एक्स। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है भाई? tan इनवर्स 180 माइनस tan इनवर्स मॉड y बाय एक्स। ठीक है, अब यहां पे देखो थर्ड क्वाड्रेंट माने x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। नहीं बेटा, संकल्प बैच का जो नेटवर्क है वो कंप्यूटर साइंस के लिए भी वैलिड है। ठीक, अब आप ऐसा ले लो। अब यहां पे जो है ना इसका थीटा 3 ऐसे डिफाइंड होता है। अब एंगल जब कभी क्लॉकवाइज लिया जाता है ना बंधु, जब एंगल कभी क्लॉकवाइज लिया जाता है तो हमेशा ये बात पे ध्यान देना कि नेगेटिव लेते हैं। तो यहां थीटा 3 जो आता है ना वो माइनस 180 माइनस tan इनवर्स। ये समझ गए ना मैं मॉड y बाय मॉड x क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये नंबर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, मेरे को इनके मैग्नीट्यूड से मतलब है एंगल निकालते हुए। तो माइनस 180 प्लस tan इनवर्स मॉड y बाय एक्स। ठीक है, माइनस 180 प्लस tan इनवर्स मॉड y बाय एक्स। अब ये देखो, ये एक हो गया x कॉमा वाई। फोर्थ क्वाड्रेंट की खासियत x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0। तो इसका जो एंगल होता है दैट इज थीटा 4। सिंपल सा है थीटा 4। थीटा 4 इज माइनस tan इनवर्स मॉड y बाय x। ठीक है, मॉड y माइनस क्यों लिया? माइनस इसलिए लिया क्योंकि ये जो एंगल है दिस इज क्लॉकवाइज। ये जो एंगल है दिस इज क्लॉकवाइज। समझ आया? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के एंगल्स कैसे लिए जाते हैं तो मैं आपको फिर से बता देता हूं, एक बार समराइज करा देता हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट tan इनवर्स y बाय एक्स, मॉड भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट पहचानना तो सीख गए हो ना भाई, 180 माइनस tan इनवर्स y बाय एक्स का मॉड। थर्ड क्वाड्रेंट माइनस 180 प्लस tan इनवर्स मॉड y बाय एक्स। और फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस tan इनवर्स मॉड y बाय एक्स। चमक गया बढ़िया तरीके से। अब इसके बाद देखो अगला जो टॉप पॉइंट आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर में, उसे हम कहते हैं यूलर्स थ्योरम। सर ये यूलर्स थ्योरम क्या होती है? देखना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। सबसे पहली चीज आप समझोगे, यूलर्स थ्योरम के अंदर अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है r e टू द पावर j थीटा, r क्या है? मैग्नीट्यूड है, जो ही मैंने लिखवाया था ना रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पाइथागोरस से। थीटा क्या है? आर्ग्यूमेंट। व्हाट इज थीटा? थीटा इज आर्ग्यूमेंट। ठीक, अब यहां पे क्या होता है कि अगर आप z की पावर n रेज कर दो तो ये बनता है r e टू द पावर j थीटा की पावर n। यानी कि मैग्नीट्यूड इज रेज्ड टू पावर n। मैग्नीट्यूड पे तो देखो पावर n चढ़ गई,
ठीक है, आर्ग्यूमेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय एन, आर्ग्यूमेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय एन, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखना, अगला पॉइंट अगर आप देखो, z है मान लो r e टू द पावर j थीटा, अगर आप 1/z लोगे, 1/r e टू द पावर j थीटा, 1/r e टू द पावर माइनस j थीटा, यानी मैग्नीट्यूड बिकम्स रेसिप्रोकल एंड एंगल बिकम्स नेगेटिव। आप पावर n वाले से भी तो कर सकते थे, n को -1 रख लेते, आप n को -1 रख लेते, पावर n वाले से भी कर सकते थे, ठीक है। अगले पे चलते हैं। बेटा जो आर्ग्यूमेंट होता है ना किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, स्टैंडर्ड वैल्यू -180 से 180 होती है, 270 पे नहीं लेते, ठीक है। अब इसके बाद अगला, मान लो Z1 है R1 e टू द पावर j थीटा 1 और Z2 है R2 e टू द पावर j थीटा 2, तो Z1 Z2 क्या होगा, R1 R2, तो ये होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड एंड एंगल्स एडेड। अब देखो मैंने आपको ये तो समझा दिया है बेसिकली कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म लेके जाते हैं, और अगला ऑपरेशन आप क्या कर सकते हो भाई, Z1/Z2 R1 e टू द पावर j थीटा 1 बाय R2 e टू द पावर j थीटा 2, तो ये जो बनेगा ना e की पावर a बाई e की पावर b, एक्सपोनेंशियल में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड एंड एंगल्स सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, ये हो गया, ये भी हमें चमक गया भाई, यूलर्स थ्योरम का अगला पार्ट भी, ठीक है। तो बेटा यहां पे सारी चीजें हमें क्लियर हो जाती हैं, कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रेक्टेंगुलर से पोलर लेके जाना है, कैसे उन्हें ऐड करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे डिवाइड करना है। ऐड करने में तो देखो बहुत इजी है, आप उसे रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर रखो, रियल में रियल पार्ट ऐड करो और इमेजिनरी में इमेजिनरी पार्ट ऐड करो। जैसे माने x1 प्लस jy1, ठीक है, एकदम बेसिक से चल रहा है भाई, जल्दी बताओ, इससे बेसिक हो सकता है क्या नेटवर्क? तुम लोगों को वो बातें तक करा रहे हैं जो कि तुम्हारे को 11th-12th में पढ़ लेनी चाहिए थी। ये होता है, ठीक है, रियल में रियल पार्ट ऐड होता है और इमेजिनरी में इमेजिनरी पार्ट ऐड होता है। ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलो अब करते हैं आगे की बात। अब आते हैं सबसे ट्रेंडी टर्म पे, दैट इज फेजर, ठीक है। तो बेटा अब ये फेजर टर्म आप लोग इतना सुन चुके हो, इतनी बार जान चुके हो फेजर, तो सबसे पहले आप लोग मुझे चैट में लिख के ये बता दो कि आप लोग फेजर से क्या समझते हो। What do you understand by the term when you hear the term phasor? When you hear the term phasor? और बेटा देखो ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा स्प्रेड भी करना चाहिए कि हम लोग नेटवर्क एकदम बेसिक से कर रहे हैं। प्लेलिस्ट शेयर करके बताओ बच्चों को कि एकदम जीरो लेवल से नेटवर्क कवर किया। और मैं कह रहा हूं आप कहीं भी किसी भी चैनल पे कोई भी प्लेलिस्ट देख लेना, अगर नेटवर्क आपको इतना बेसिक से मिल जाए, पॉसिबल ही नहीं है, इतना बेसिक से नेटवर्क कहीं कवर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो मैं मान के ही नहीं चल रहा हूं कि आप 11th-12th में कुछ भी पढ़े हो, उस लेवल से जा रहे हैं। करो चलो इसको, फेजर क्या होता है बताओ।
जल्दी से बोलो। देखो फेजर को बहुत सारे लोग कहते हैं कि फेजर इज अ रोटेटिंग वेक्टर। रोटेटिंग वेक्टर, ठीक है। अब देखो रोटेटिंग वेक्टर का ये जो परिभाषा है, जस्ट गिव मी अ मिनट। जैसे देखो यार, ये मेरे पास एक ईयरफोन का सेट है अपना। ये मान लो कि ये जो इसका टिप है ना, ये जो इसका टिप है, इसके पोजीशन वेक्टर की मैं बात कर रहा हूं। अब इसको अगर मैं ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाने लगूं, जस्ट अ मिनट। अब इसको देखो, मैं ऐसे गोल गोल अगर घुमाने लगूं तो क्या ये जो इसका पोजीशन वेक्टर है ये फेजर बन गया? क्या ये फेजर बन गया? ये फेजर नहीं बनेगा, ये फेजर नहीं बनेगा। इसीलिए ये जो टर्म है ना रोटेटिंग वेक्टर, बहुत कॉलेजों में बहुत सारे टीचर बोलते हैं फेजर इज अ रोटेटिंग वेक्टर। दिस इज बुलशिट, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। रोटेटिंग वेक्टर नहीं होता। पहली बात आप लोग ये चीज ध्यान रखेंगे, फेजर का मतलब ये होता है कि फेजर इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग या साइनोसोइडल क्वांटिटी, नॉट एक्चुअली ऑल्टरनेटिंग, साइनोसोइडल क्वांटिटी। क्या होता है? साइनोसोइडल क्वांटिटीज को एनालाइज करने के लिए या उन पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वी हैव द लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ट्रिग्नोमेट्री होता है। अब आप एक चीज समझते हो कि ट्रिग्नोमेट्री के जो लॉज हैं वो डिफिकल्ट होते हैं, ये तो सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। ट्रिग्नोमेट्री से कोई भी चीज को सॉल्व करना इज नॉट एन इजी टास्क। इसीलिए फेजर का कॉन्सेप्ट आता है। इसीलिए किसका कॉन्सेप्ट आता है? फेजर का कॉन्सेप्ट आता है, जहां पे हम ये कहते हैं कि क्या साइनोसोइडल फंक्शंस पे ऑपरेशन करने का कोई और तरीका हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। दैट इज अ फेजर, दैट इज अ फेजर। तो फेजर में ऐसी क्या बात है? देखो फेजर क्या करता है कि जो आपकी साइनोसोइडल क्वांटिटीज होती हैं, जैसे साइन, कोसाइन, इनको एक वेक्टर की तरह दिखाता है। क्या दिखाता है? एक वेक्टर की तरह दिखाता है। अगर इनको एज अ वेक्टर हमने शो किया तो हम यहां पे वेक्टर के लिए जितने भी लॉज पढ़ते हैं, जैसे पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल रूल, वो सारे के सारे रूल हमारे फेजर्स में भी वैलिड हो जाएंगे। तो एक बार ये वाला पॉइंट लिखना, अ फेजर इज नॉट अ रोटेटिंग वेक्टर, अ फेजर इज नॉट अ रोटेटिंग वेक्टर, but it is vector representation, but it is vector representation of sinusoidal, vector representation of sinusoidal signal in order to simplify the algebraic, in order to simplify the algebraic operation, in order to simplify the algebraic operation on sinusoidal quantities, in order to simplify the algebraic operation on sinusoidal quantity। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, when sinusoidal quantities are represented as phasor, when sinusoidal quantities are represented as phasor, then the laws of vector algebra, are applicable to such quantities, अब देखो यहां पे हम क्या कहते हैं, जैसे मान लो कि आपने ना एक ऐसा प्लेन लिया। अब अगर आप बेटा इसके अंदर कोई वेक्टर ड्रॉ करते हो, ये आपका कोई वेक्टर है, सपोज इसका मैग्नीट्यूड है r एट एन एंगल थीटा, तो इसका रियल पार्ट कितना आएगा, या x कंपोनेंट, ये तो आप वेक्टर से जानते होगे ना, r cos थीटा, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री से कर लो, हाइपोटेनस पता है तो बेस क्या होता है,
बेस अपॉन हाइपोटेनस इज कॉस, ठीक है। और यहां पे इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, परपेंडिकुलर निकलता है साइन से, आर साइन थीटा, ठीक है, आर साइन थीटा। तो इसीलिए देखो, अगर आप एक चीज ध्यान दो, किसी भी वेक्टर के एक्स और वाई कंपोनेंट, किसी भी वेक्टर के एक्स और वाई कंपोनेंट साइनोसोइडल होते हैं। इसी लॉजिक से हम ये कह देते हैं कि किसी भी साइनोसोइडल क्वांटिटी को वी कैन रिप्रेजेंट एज अ वेक्टर। तो ये वाला एक बार डायग्राम ड्रॉ करना, एक बार ये डायग्राम ड्रॉ करो। अब इसके अंदर एक पॉइंट लिखो डायग्राम ड्रॉ करने के बाद, सिंस द एक्स एंड वाई कंपोनेंट, सिंस द x and y component of a vector, since the x and y component of a vector are sinusoidal, we design phasors where sinusoidal quantity are represented as phasors, as vector, sorry, where sinusoidal quantity are represented as vectors, क्योंकि वेक्टर के कंपोनेंट साइनोसोइडल हैं, इसी कारणवश साइनोसोइडल क्वांटिटीज को किससे रिप्लेस किया गया, वेक्टर से। और फायदा क्या हुआ कि वेक्टर के लॉ सारे किस में लग जाएंगे, साइनोसोइडल में। अब यहां पे देखो क्या होता है कि मान लो एक सिग्नल है आर टी, ये है ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, क्या है, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। एक्चुअल में इसका जो एंगल है, इसका देखो जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड, मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड, दैट इज योर ए, और जो इसका एंगल है ना, दैट इज ओमेगा टी प्लस थीटा। नाउ ये जो एंगल है, दिस एंगल वेरीज विद टाइम। सही बात है ना, समझ रहे हो मेरी बात। ये जो एंगल है बेटा, ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है। हम क्या कह सकते हैं, एज टी इंक्रीजेस एंगल इंक्रीजेस। अब एंगल इंक्रीज होने का क्या मतलब है, एंगल इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि एंगल किस डायरेक्शन में बढ़ता है, इट इंक्रीजेस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंगल जब बढ़ेगा तो उसका मतलब है ये वेक्टर किस तरफ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो एंगल इंक्रीजेस implies वेक्टर रोटेट्स in anti-clockwise direction। अब यार किसी की भी रोटेशन स्पीड अगर निकालनी है, किसी की भी रोटेशन स्पीड अगर निकालनी है, तो रोटेशन या एंगुलर स्पीड कैसे निकालते हो, एंगुलर स्पीड कैसे निकालते हो, d by dt ऑफ एंगल, तो इट विल बी ओमेगा, इट विल बी ओमेगा। समझ में आया, इट विल बी योर ओमेगा। इसका मतलब यह हुआ जब एक साइनोसोइडल क्वांटिटी को आप एज अ फेजर रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट फेजर और अ वेक्टर रोटेट्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड इट रोटेट्स एट अ स्पीड ऑफ ओमेगा। ठीक है, तो हम ये लिखते हैं, when a sinusoidal quantity, when a sinusoidal quantity is represented as vector,
is represented as vector, it rotates anti-clockwise at a speed ओमेगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। अब निकिता ने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर ये फेजर और वेक्टर में क्या फर्क है, सर ये फेजर और वेक्टर में क्या फर्क है। चलो तो इस पे भी बात करते हैं हम लोग। ठीक है, आ रहा हूं मैं, हर एक चीज आपको एकदम बेसिक से ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि कोई भी पॉइंट हम ऐसा छोड़ेंगे विच वी विल नॉट टच, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अब देखो यार, पहले समझ लेते हैं वेक्टर क्या होते हैं। वेक्टर्स आर क्वांटिटीज, वेक्टर्स आर क्वांटिटीज दैट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सही है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, ये तो तुम कितने भी नालायकी से किए होंगे ना 11वीं 12वीं, तो भी ये बात तो जानते ही होंगे। अब ऐसे सोचो, मान लो अगर मैं तुमसे ये कहता हूं कि ये दो जो मेरे हाथ में डिवाइसेस हैं, इनके बीच का एंगल बताओ, बहुत इजीली सब लोग बोल दोगे कि सर इसके बीच का एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, इसके बीच का कितना एंगल है, 90 डिग्री। ठीक है भाई, तो अगर हम किसी वेक्टर की बात करते हैं ना, आर वेक्टर, तो इसका ये जो एंगल थीटा होता है, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, या ये कह दो इट इज ऑब्जर्वेबल। ठीक है, इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, देखा जा सकता है रियल लाइफ के अंदर, कोई बुराई नहीं है। अब बेटा देखो, अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे कि क्या एग्जाम्पल है, हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जैसे चलो जैसे देखो मेरे पास ये दो टीवी के रिमोट हैं। ठीक है, देखो मेरे पास मान लो ये दो टीवी के रिमोट हैं। अब अगर ये रिमोट सपोज एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस ही है, सपोज ध्यान से समझना, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस ही है, सपोज ये एसी सिग्नल देती है, मान लो इसका आउटकम में ना एसी सिग्नल आता है। अगर एसी सिग्नल आउटकम में आया, मैं कहता हूं ये रिमोट देख के मुझे बताओ जो ये सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है उसका फेज कितना है, बता पाओगे? अगर हमारा रिमोट एक एसी सिग्नल पैदा कर रहा है तो उसका फेज कितना है। या चलो एक और आपको ज्यादा रेलिवेंट एग्जांपल देते हैं। अभी आप जहां से भी ये वीडियो देख रहे हो, आपके पास कहीं ना कहीं कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल सॉकेट होगा। मैं कहता हूं उस सॉकेट को देख के ये बताओ उसके अंदर जो मेरी साइनोसोइडल वोल्टेज आ रही है उसका फेज क्या है, उसका फेज क्या है। तो क्या आप बता पाओगे? उसमें उंगली डाल दोगे झटका लग जाएगा, लेकिन एंगल नहीं मालूम चलेगा। उसके अंदर जो एसी प्रोपोगेट हो रही है वायर के अंदर, यू विल नेवर एवर गेट टू नो द फेज ऑफ दैट एसी सिग्नल। तो बात यह होती है इन फेजर्स the angle used is phase of AC signal, is phase of AC signal which can never be observed by naked eye। सही है, ये मत समझना नेकेड आई का मतलब है बिना चश्मे के, कि चश्मा लगा लेंगे तो दिख जाएगा, लेकिन फेजर में नहीं दिखेगा। अब ये जो एंगल्स होते हैं ना, देखो जो साइनोसोइडल क्वांटिटी के अंदर जो एंगल होते हैं उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एंगल। जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के अंदर एंगल हो, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, यहां थीटा कहलाएगा इलेक्ट्रिकल एंगल। और जो एंगल आप अपने चारों तरफ देख सकते हो, दे आर सेड टू बी मैकेनिकल एंगल। तो ये वाला भी एक पॉइंट लिख लो, ये वाला भी एक पॉइंट लिखना। द एंगल्स इनसाइड इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, द एंगल्स
inside electrical quantities or the angles representing the phase of sinusoidal electrical quantity. पहले लिखो the angles inside a sinusoidal quantity or the angles representing the phase of sinusoidal electrical quantity are called as electrical angle, and they can never be observed. अगला point, the angles that can be measured and observed, around us are called as mechanical angle. So तीसरा पॉइंट बना के लिखो. So vectors are based on mechanical angle, whereas the phasors are based on electrical angle. ठीक है, तो ये वाला पॉइंट देखो आपको माइंड में नेल डाउन कर लेना, याद रहना चाहिए, इसको ड्रिल कर लो बेटा, बिल्कुल दिमाग की गहरी जड़ों तक बैठा लेना है. फेजर इज नॉट अ वेक्टर, फेजर इज वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ साइनोसोइडल सिग्नल. तो ये वाला पॉइंट भी लिख लो. सो फेजर्स आर नॉट वेक्टर्स, but vector representation of sinusoidal signal. Phasors are not vectors but vector representation of sinusoidal signals. चमका भाई, अब चमक गया भाई सब लोगों को फेजर और वेक्टर. अब हम आ जाते हैं कि फेजर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, फेजर रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, फेजर रिप्रेजेंटेशन. अब देखो यहां पे क्या होता है कि अब मान लो एक सिग्नल है सी टी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. ठीक है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. अब यहां पे जब आप फेजर की तरह इसको शो करते हैं तो मेरे बच्चों आप इसको शो कैसे करते हो ना, एज अ वेक्टर ही दिखाते हो. तो ये होता है ए, यानी इसकी लेंथ, और ये एंगल लेते हैं फाई. अब ये अंडरस्टूड होता है, यहां पे देखो यहां ओमेगा नहीं दिखाते, यहां ये अंडरस्टूड होता है कि ये जो फेजर है ना ये ओमेगा स्पीड से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है. वी डू नॉट शो ओमेगा, but it is understood that phasor rotates anti-clockwise at a speed omega. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि ओमेगा स्पीड से ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा. अब लेकिन देखो यहां पे ना एक ऑल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन भी होता है, एन ऑल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन
uses RMS value of sinusoid as magnitude of vector. ठीक है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या लेगा, आरएमएस वैल्यू के बराबर. तो यहां पे क्या होता है बेटा, कि जो है ना यहां पे ए की जगह a/√2 लेते हैं एट एन एंगल थीटा. a/√2 एट एन एंगल थीटा. थीटा नहीं, सॉरी, फाई था ना. ठीक है, ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है. तो आप यहां पे पीक वैल्यू का भी यूज कर सकते हो या आरएमएस का भी यूज कर सकते हो. और अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ दोनों में से कौन सा है, देन दिस वन इज मोर स्टैंडर्ड. ये ज्यादा स्टैंडर्ड है. ठीक, अब अगली चीज, एक चीज समझना मेरी बात, जब कभी फेजर पे वेक्टर लॉज लगाए जाएंगे तो अगर आप दो फेजर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो बंधु, तो उनका ओमेगा सेम होना चाहिए. क्यों ओमेगा सेम होना चाहिए? देखो, अगर मान लो ये दो फेजर हैं, अगर ये साथ में घूमेंगे तो इनके बीच का एंगल सेम रहेगा, तो इनको ऐड कर सकता हूं. एक तेज घूमेगा, एक धीरे घूमेगा, तो इनका एंगल बढ़ता जाएगा. ऐसा सोचो, फेजर का जो ओमेगा है वो उतनी स्पीड से भाग रहा है. फेजर कितनी स्पीड से दौड़ रहा है, दैट इज ओमेगा. अगर दो फेजर अलग अलग स्पीड से दौड़ेंगे तो उनका सेपरेशन बढ़ता जाएगा. इसीलिए आपको क्या चाहिए कि दोनों सेम स्पीड से दौड़ें ताकि उनका सेपरेशन बराबर मेंटेन रहे. तो अगला पॉइंट ये लगाना, फॉर द लॉज ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा, टू अप्लाई टू फेजर्स, for the laws of vector algebra to apply to phasors, the two phasors must have same omega or same frequency, so that angle between the two phasors remains constant. ये बात समझ में आई? अब आगे कभी कोई भी पूछे ना सेम फ्रीक्वेंसी क्यों चाहिए होती है, तो आप बोलना अन्यथा फेजर ना ऐड हो सकते ना सब्ट्रैक्ट. अगर दो फेजर का एंगल ही बदलता रहेगा तो मैं कैसे उन्हें ऐड करूंगा, कैसे मैं उनको सब्ट्रैक्ट करूंगा. इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि दो फेजर्स हमेशा आपके सेम फ्रीक्वेंसी के हों इन ऑर्डर टू गेट एडेड और सब्ट्रैक्टेड. अगला पॉइंट लिखना, इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट टू साइनोसोइडल क्वांटिटी as phasor, in order to represent two sinusoidal quantity as phasor on same axis, they must either be both sine or both cosine. ठीक है प्रेम बेटा, लेक्चर नंबर 40 देखो. अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं और x2t
तो देखो अगर मान लो एक साइन में है एक कॉस में है, तो आप क्या करोगे, बिफोर ड्रॉइंग फेजर, बिफोर ड्रॉइंग फेजर या तो दोनों को साइन बना लो या दोनों को कोसाइन बना लो। कन्वर्ट बोथ टू आइदर साइन और कोसाइन, आइदर साइन और कोसाइन। देखो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं भाई साइन, मैं पर्सनली क्या प्रेफर करता हूं, साइन। तो मैं कहता हूं x2t इज 10 साइन 90 प्लस थीटा। आप कहोगे सर साइन 90 माइनस थीटा क्यों नहीं किया, आपने साइन 90 प्लस थीटा क्यों किया, 90 माइनस थीटा क्यों नहीं। अगर आप इसमें 90 माइनस थीटा करते तो ओमेगा टी के आगे माइनस आ जाता। अगर ओमेगा बताता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन तो माइनस ओमेगा क्या बताएगा, क्लॉकवाइज रोटेशन। और वो हम नहीं कह सकते, फेजर्स मस्ट ऑलवेज रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो किसी भी हालत में आपको ओमेगा टी को नेगेटिव नहीं करना, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, मैं यहां लिख भी देता हूं, डू नॉट यूज साइन 90 माइनस थीटा एल्स ओमेगा टी becomes negative, which is not allowed, which is not allowed। सही है, ये बिल्कुल भी परमिटेड नहीं है। ठीक है, समझ आया इतना बात। तो देखो अब आपका x2t क्या हो गया, ये हो गया 10 साइन ओमेगा टी प्लस 110 डिग्री। अब देखो अगर हमें इसे फेजर की तरह शो करना है, ये जो एक्स एक्सिस होती है ना, इसको रेफरेंस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रेफरेंस। तो एक फेजर 30 डिग्री पे है, इसकी आपने हाइट लिख ली 5/√2। दूसरा 110 डिग्री पे है, (10/√2), इट इज एट 110 डिग्री। समझ में आया कैसे बनाना है फेजर। तो यहां पे आपको क्या करना है, पहले दोनों को साइन या कोसाइन में कन्वर्ट करना है। दूसरी चीज क्या मेक श्योर करनी है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रहे। तो नेसेसरी कंडीशन क्या हुई, नेसेसरी कंडीशन, फर्स्ट सेम फ्रीक्वेंसी, सेकेंड बोथ आइदर साइन और कोसाइन। ठीक है, ये हमारी नेसेसरी कंडीशन होती है, ये हमारी नेसेसरी कंडीशन होती है व्हेनेवर वी वांट टू ड्रॉ द फेजर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद देखो एक इंपॉर्टेंट रूल जो कि आपको फेजर्स में भी काम देगा, दैट इज कॉल्ड एज योर पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ। अब मान लो बेटा दो वेक्टर्स हैं, r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर, दे आर एट एंगल थीटा। तो अगर आपको इनके सम का मैग्नीट्यूड निकालना है तो सम का मैग्नीट्यूड होता है r1 स्क्वायर, r1 r2 क्या है, मैग्नीट्यूड है, प्लस 2r1 r2 कॉस थीटा, और ये पूरी टर्म रूट में
ऐसे ही अगर आपको इनके डिफरेंस का निकालना है R1 माइनस R2, तो ये होता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। देखो एंगल में आपको पैरेललोग्राम लॉ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मैग्नीट्यूड में आप बिल्कुल लगा सकते हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड में आप बिल्कुल लगा सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई भाई? इतनी बात समझ में आई? अब बात यह आती है, एक लास्ट टर्म मैं आपको समझा देता हूं, लीडिंग एंड लैगिंग। पावर फैक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, इन जनरल ये जो टर्म्स हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, वन फेजर is said to lead other phasor if it has more phase angle। ठीक है, अगर इसका फेज एंगल ज्यादा होगा ना तो ये लीड कहलाएगा। ठीक है, one phasor is said to lag other phasor if it has lower phase angle। ठीक है, यानी जिसका एंगल ज्यादा है जो आगे है वो लीड कर रहा है, जिसका एंगल कम है जो पीछे है वो लैग कर रहा है। जैसे अब देखो यहां पे R1 R2, तो यहां पे आप ये कह सकते हो R1 लीड्स R2। इसका एंगल ज्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज देखो इसका एंगल ज्यादा है, तो आप ये कह सकते हो R1 लाइज एंटी क्लॉकवाइज विद रेस्पेक्ट टू R2, देयरफॉर R1 लीड्स R2। क्योंकि एंगल तो एंटी क्लॉकवाइज ही लेते हो ना, एंगल बढ़ता किस दिशा में है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो फेजर दूसरे के रेस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज लाई करे दैट इज सेड टू बी लीडिंग। ठीक है, और इसी को आप उल्टा करके ऐसे भी लिख सकते हो R2 लैग्स R1, तो ये क्लॉकवाइज लाई कर रहा है, ऐसे समझ लो। R1 आगे है ये कह दो या R2 पीछे है, बात तो बराबर ही है ना। अगर दो लोग रेस लगा रहे हैं तो एक आगे है तो दूसरा पीछे है ऑटोमेटिकली। आप यहां पे ये वाला पॉइंट लिखो, इफ वन फेजर lies in anti-clockwise direction, if one phasor lies in anti-clockwise direction with respect to the other phasor, lies in anti-clockwise direction with respect to the other phasor, it is said to lead, whereas if it lies in clockwise direction, it is said to lag, ठीक, बात चमक गई भाई यहां तक। अब देखो ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाना है, 2 क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के तौर पे, और एक ये। अब आप कॉम्प्लेक्स नंबर से खेलना स्टार्ट कर दो भाई। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो आप वीडियो को प्लेबैक करके ये होमवर्क नोट डाउन कर लोगे अपनी कॉपी में, और कल आप ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके लाओगे। बट कल लाने से पहले आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर दोगे। एक में इंपीडेंस पूछा है और एक में एडमिटेंस पूछा गया है। ठीक है,
Hey everyone, so I hope you enjoyed the video बच्चों and let me tell you little bit in detail about Unacademy and its offerings ताकि आप लोग यार अपना सही डिसीजन ले पाओ, आप लोग डिसाइड कर पाओ आपको आगे कैसे जाना है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूं Unacademy Lite। ये हमने बेटा इस साल फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, सेपरेट टेस्ट सीरीज, और ये आप ही जैसे बच्चों के लिए जो लोग सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हैं। हम अप्रिशिएट करते हैं आपका एफर्ट, आपकी मेहनत, और इसी वजह से हम आपके लिए लेके आए अनअकैडमी लाइट टेस्ट सीरीज। यहां पे आप खुद को टेस्ट कर पाओगे, आपको मल्टीपल टेस्ट मिलेंगे, वो भी मिनिमम प्राइस में। आपको मिलेंगे टॉपिक टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट और फिर मॉक टेस्ट, और सबके सब हाईएस्ट क्वालिटी के मिलेंगे। और यहां पे आपको ना लाइव एनालिसिस कराया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के साथ। तो आपको बस क्या करना है, अनअकैडमी ऐप पे जाके लाइट सिलेक्ट करना है और वहां पे पेमेंट करते टाइम अंकित ESE कोड लगा देना ताकि आपको ये टेस्ट सीरीज मिनिमम प्राइस में ऑफर हो जाए। ठीक है, और देखो हमने बेटा आपके लिए लॉन्च किया है अनअकैडमी स्टडी मटेरियल कॉल्ड एज नोट्स। तो ये जो हमारे बच्चे प्लस या आइकॉनिक ज्वाइन करते हैं उनके लिए स्टडी मटेरियल लॉन्च किया गया है। और मैं बता रहा हूं बेटा, इंडिया का बेस्ट स्टडी मटेरियल है, और ऐसे नहीं बोल रहा हूं, खुद देखा है तभी बोल रहा हूं। और क्यों है बेस्ट? पहली बात तो बेटा प्रेजेंटेशन लाजवाब, जो कलर्स यूज किए हैं, जो फॉर्मेटिंग यूज की है, वो एक लर्नर को हेल्प करेगा आगे पढ़ने में। मतलब क्या होता है ना, बच्चे यूजुअली बुक्स को इग्नोर करते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, भागते हैं, लेकिन यहां आप भागोगे इसे पढ़ने के लिए। इतना इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट डिलीवर किया गया है। दूसरी बात बेटा, सभी टॉप एजुकेटर्स की राय लेके, उनके इनपुट्स लेके बनाया है, और हमारे टॉप एजुकेटर्स ने इसे ना 9 on 10 और 9.5 on 10 रेटिंग दिया है। और यहां पे हर टॉपिक के बाद सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, जिससे आपको समझ आएगा इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन बनता है। चैप्टर के एंड में प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ताकि आप एक बार ट्राई तो करके देखो आपको समझ कितना आया। और सबसे बढ़िया बात, ये मोबाइल ऐप पे अवेलेबल है, तो जहां कहीं जा रहे हो बेटा, छुट्टियों पे जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, घर आ रहे हो, जॉब पे जा रहे हो, कभी भी रीड करो। और ये हमारे प्लस और आइकॉनिक वाले बच्चों के लिए है, तो इसीलिए अगर आपको चाहिए तो आपको अनअकैडमी ज्वाइन करना पड़ेगा। और कोड आप जानते हो मेरे भाई अंकित ESE, ये कोड ना सिर्फ आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलवाएगा, बल्कि आपको साथ मेरे साथ कनेक्ट करेगा, क्योंकि यार अगर मेरे साथ कनेक्ट हो गए और मेहनत कर ली तो गारंटीड रैंक है। और अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो और मजा आएगा, क्योंकि ये सारा मटेरियल आपको घर पे डिलीवर कराया जाएगा। तो आपको बस 1 साल या 1 साल से ज्यादा का ना आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है। और आइकॉनिक में बेटा और भी बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और देखो यार, यहां पे अगर मैं बात करूं रिजल्ट्स की, तो आप हमारे रिजल्ट्स देखो, हम अपनी क्या तारीफ करें, हम अपने बारे में क्या बताएं, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे रैंकर्स बता रहे हैं। तो इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज, और ये सारे बच्चे बेटा एवरेज स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इस बार मचाया, और कैसे लगातार हमारे साथ मेहनत करके इलेक्ट्रिकल में बेटा 10 में से टॉप 6 रैंक्स हमने प्रोड्यूस किए, हिस्टोरिकल रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। और आप अगले साल इस लिस्ट का हिस्सा बन सकते हो, कैसे? अनअकैडमी ज्वाइन करके, और उसमें भी यूजिंग द कोड अंकित ESE। और देखो, अगर अनअकैडमी ज्वाइन करना है ना तो आइकॉनिक लीजिएगा। आइकॉनिक में आपको मिलेगा ना एक पर्सनल कोच, मतलब मैं तो गाइड करूंगा, लेकिन साथ साथ एक कोच मिलेगा जो खुद भी एक टॉपर होगा, और उसका जॉब ही ये है आपको गाइड करना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना। प्रॉब्लम्स टेक्निकल डाउट्स भी हो सकते हैं, तो आप 1-to-1 डाउट भी पूछ सकते हो। प्रॉब्लम टाइम टेबल या स्ट्रैटेजी की हो सकती है बेटा, तो वो भी आपको बनवाएगा टाइम टेबल, क्योंकि देखो हर बच्चे का रूटीन अलग है, कोई सुबह पढ़ सकता है तो कोई रात को, तो ये आपको यहां पे टाइम टेबल पूरा बनवा के देगा। तो आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है कि आप बस मेहनत करो, स्ट्रैटेजी सारी हमारी होगी। टीचर्स आपको अलग से गाइड करेंगे स्टडी बूस्टर सेशन में। आपका ना टेस्ट का रिजल्ट अलग से दिया जाएगा, और आपको बताया जाएगा कहां आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है और कैसे वो इंप्रूवमेंट करोगे। कहना तो बहुत आसान है कि आपका नेटवर्क कमजोर है, लेकिन नेटवर्क स्ट्रांग होगा कैसे, ये बताना और भी ज्यादा जरूरी है। और यहां बेटा आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल, जैसा मैंने बोला, घर पे डिलीवर कराया जाएगा। बट अगर कोई बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता तो प्लस पे भी जा सकते हो। प्लस पे बस मेहनत थोड़ी और ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन रैंक यहां से भी मिल सकती है। यहां पे आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, हर संडे टेस्ट होगा, सारे कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होंगे। अगर अभी आप अनअकैडमी ऐप पे जाते हो ना, तो आपको मेरा आगे तक का पूरा शेड्यूल दिखेगा। यहां आप अनलिमिटेड एक्सेस होती है टीचर्स की, जिस टीचर से जो सब्जेक्ट पढ़ना है पढ़ो, फ्री है। ठीक है, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज। लेकिन याद रहे, अगर आइकॉनिक लोगे तो भी ये सब मिलेगा, बट एक्स्ट्रा मिलेगा ये जो बाहर वाला एरिया है। ठीक है, लेकिन प्लस वालों को इतना ही मिलेगा, और ये बाकी सारे सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली हैं आइकॉनिक के लिए।
अब देखो आपको क्या करना है बेटा, आपको ड्यूरेशन चूज करना है। जो बच्चे 23 में एग्जाम देने वाले हैं 12 मंथ्स ले, और जो 2 साल में देंगे वो 24 मंथ्स ले। बस कोड आप याद रखो बेटा, अंकित ESE। इस कोड से ना आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और साथ साथ मेरे साथ कनेक्ट हो जाओगे। और आप जानते हो बेटा, मैं खुद 2 बार AIR1 लाया हूं, इस बार मेरा स्टूडेंट AIR1 लेकर के आया है, तो अगले साल क्या हो सकता है, दैट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन करना मत भूलना भाई। यहां पे इतना सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा है कि कोई बच्चा सीरियसली पढ़ लेना तो वो रैंक 1 ले आएगा। और अगर अनअकैडमी आ गए तो एक और बात का ध्यान रखना, यहां पे आप जितने चाहे डाउट पूछ सकते हो। आपको बस डाउट का पिक्चर अपलोड करना है, आपको अपनी ब्रांच बतानी है, जैसे आप लोग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बोल सकते हो, और आपको यह भी बताना है किस लैंग्वेज में वीडियो सोल्यूशन चाहिए। हम आपको वीडियो सोल्यूशन जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे। अगर उसमें आपको कोई भी कमी लगती है, कोई दिक्कत लगती है, तो आप उसको रिपोर्ट कर देना, रिव्यू रिक्वेस्ट कर लेना, और उसको हम रिक्रिएट करके देंगे। और अगर फिर भी कोई क्वेरी बच गई इसके बाद भी अनअकैडमी के बारे में कि लेटेस्ट बैचेस कौन से हैं, क्या ऑफर चल रहा है, क्या प्राइसिंग चल रही है, तो ये मेरी टीम का नंबर है। इनका काम ही बेटा आपको असिस्ट करने का। दिस इज योर हेल्पलाइन नंबर। तो इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना, हमेशा आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, जल्द से जल्द आपके कॉल को रिवर्ट किया जाएगा। बट डोंट फॉरगेट दिस नंबर एंड डोंट फॉरगेट दिस कोड अंकित ESE। सो थैंक यू एवरीवन। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार, बोलने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैला दो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आपके लिए और ज्यादा वीडियोस लेकर के आऊं। लेट्स क्रैक इट।